आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर को बनाते हैं और साथ ही साथ ये इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए भी। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इसमें हम मेजर 5 बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे दैट इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड सम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। आज के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें है बायोकेमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, केमिकल कंपोनेंट्स, केमिकल प्रोसेसेस और मेटाबॉलिज्म इन टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। सबसे पहले अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री के बारे में तो बायोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन and the chemical processes or reactions occurring in living organisms। तो बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं दो चीज़ों के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की केमिकल कंपोजिशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिकल कंपोजिशन से मुराद है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किन केमिकल कंपोनेंट से मिलकर बने हैं, इनमें इनका स्ट्रक्चर किन किन मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। और केमिकल प्रोसेसेस का मतलब है जितने भी रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं एट ए टाइम उनको स्टडी करना। तो बायोकेमिस्ट्री इट हेल्प्स अस to understand the knowledge of one thing is anatomy and second one is physiology। बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज जो है वो हमें हेल्प करता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में। एनाटॉमी का मतलब है ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और फिजियोलॉजी में हम इनके फंक्शंस को स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं उनके फंक्शंस को स्टडी करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री के बगैर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को स्टडी करना इम्पॉसिबल है। लाइक मैं कहती हूँ कि कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट फॉर बोन्स। ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलती है? ये इन्फॉर्मेशन मुझे बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज से मिलती है कि बोन्स के लिए कैल्शियम इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बोन्स की अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो बोन्स कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनी है। बोन्स में कैल्शियम फॉस्फेट की डिपोजिशन होती है जिसकी वजह से बोन्स जो हैं वो हार्ड होती हैं। तो अगर बोन्स हार्ड बोन्स जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड हैं तो इसके लिए हमें कैल्शियम का इंटेक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है? बायोकेमिस्ट्री के हेल्प से। अब इनटेक ऑफ बायोकेमिकल्स की अगर बात करें, बायोकेमिकल्स में वो सारे केमिकल्स आएंगे दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अ हेल्दी बॉडी। इसके दो पर्पसेस हैं, फॉर बिल्डिंग materials for the production of energy। जो भी चीज़ हम इनटेक करते हैं बायोकेमिकल्स वगैरह उनके दो पर्पसेस होते हैं, या तो वो किसी मटेरियल की फॉर्मेशन के लिए यूज़ होते हैं या वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। अब ये इनकी बिल्डिंग किस तरह होती है या प्रोडक्शन, अब हमने इनका इनटेक तो कर लिया है लेकिन इनको इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए डिफरेंट रिएक्शंस कराने पड़ते हैं बॉडी में, और उन रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। अब हम बात करेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में और मेटाबॉलिज्म के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म से मुराद है जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे होते हैं उनको कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म की आगे से दो टाइप्स हैं, बिकॉज जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, या तो कोई चीज़ बनती है या फिर कोई चीज़ जो है वो उसकी ब्रेकडाउन होती है। तो इसी बेस पे इसकी दो टाइप्स हैं। पेपर में मोस्टली इन दोनों टाइप्स में डिफरेंस पे आता होता है। फर्स्ट वन इज anabolism and the second one is
कैटाबोलिज्म। एना का मतलब होता है अप एंड कैटा का मतलब होता है डाउन। एनाबोलिज्म में कोई चीज बनती है, इन कैटाबोलिज्म में किसी चीज की ब्रेकडाउन होती है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो है वो बनते हैं लार्ज मॉलिक्यूल से। तो अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें तो एनाबोलिज्म क्या है? एनाबोलिज्म ऐसे सारे रिएक्शंस जिनमें सिंपलर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में, उनको उसको एनाबोलिज्म कहते हैं। और मोस्टली इसमें क्या बन रहा है, कुछ कोई चीज बन रही है। और एज यू नो दैट किसी चीज के बनने के दौरान एनर्जी कंज्यूम होती है और यूज होती है, तो दैट इज व्हाई anabolism is an endothermic process, is an endothermic process। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इन्वायरमेंट से ली जाती है, इनका इनटेक किया जाता है और फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल उसको कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट मेनली ग्लूकोज में, और साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये दोनों स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, इनके मिलने से एक लार्ज मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना है दैट इज ग्लूकोज। और इस दौरान जो है वो एनर्जी कंज्यूम हुई है, और एनर्जी कंज्यूम हुई है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। अगर हम बात करें कैटाबोलिज्म की, तो कैटाबोलिज्म में वो सारे रिएक्शंस आते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है और उससे सिंपलर मॉलिक्यूल्स जो है वो जनरेट होते हैं। द रिएक्शंस इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। और जब भी किसी चीज की ब्रेकडाउन होती है तो उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में जो है वो वहां से इवॉल्व हो जाती है। दैट इज वाई कैटाबोलिज्म भी एक तरह का ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट जो है वो जनरेट होती है, रिलीज होती है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। उसके बाद अगर हम इसकी एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसमें आती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हम लेते हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी होती है ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, और इससे प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, और उस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और फिर इसको स्टोर किया जाता है, और यही एनर्जी जो है वो नेक्स्ट किसी भी रिएक्शन को, दूसरे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए यूज होती है। इसी तरह और भी बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, लाइक डाइजेशन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन है, मसल कोऑर्डिनेशन है, एक्सेट्रा। इसके बाद जो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं ये एट ए टाइम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। मीन्स कैटाबॉलिज्म के लिए एनाबॉलिज्म का होना जरूरी है और एनाबॉलिज्म के लिए कैटाबॉलिज्म का होना जरूरी है। लाइक आप देख सकते हैं अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ये ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं होगी, अगर ये ग्लूकोज ही प्रोड्यूस नहीं होगी तो रेस्पिरेशन के लिए जो रॉ मटेरियल है ग्लूकोज वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं होगी, जिससे रेस्पिरेशन भी नहीं होगी। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। दैट इज वाई कहा जाता है कि एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म आर वेल कोऑर्डिनेटेड रिएक्शंस, मतलब दोनों कोऑर्डिनेटेड होती हैं। और इसकी एग्जांपल जो है वो है इंटरकन्वेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट है, उसके बाद लिपिड है, प्रोटीन है। तो ये सारे क्या हैं, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इनकी आपस में इंटरकन्वेशन होना ये एनाबॉलिक और कैटाबोलिज्म की कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल है। लाइक अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास प्रोटीन है और प्रोटीन की होती है ब्रेकडाउन, उससे प्रोड्यूस होंगे अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको कन्वर्ट किया जाएगा, उनमें कुछ चेंजेस की जाएगी और उनको कन्वर्ट किया जाएगा मोनोसेक्राइड्स में सपोज, और इन्हीं मोनोसेक्राइड्स को कंबाइन करके बनाए जाएंगे पॉलीसेक्राइड्स।
तो यहाँ पे इंटरकन्वर्जन हुई है प्रोटीन्स की कार्बोहाइड्रेट्स में। प्रोटीन्स की पहले ब्रेकडाउन हुई है इन अमीनो एसिड्स। तो ये कौन सा रिएक्शन है? ये एक एनाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। फिर अमीनो एसिड्स की कन्वर्जन हुई है मोनोसेकेराइड्स में। ये जस्ट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन डिफरेंट करने से ही अमीनो एसिड्स जो है वो मोनोसेकेराइड्स में चेंज हो जाएंगे। फिर मोनोसेकेराइड्स को कन्वर्ट किया गया है पॉलीसेकेराइड्स में, और ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म वेल कोऑर्डिनेटेड रिएक्शंस हैं।